ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से जिनवू और जिनहो का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा कि यार जिनवू यहाँ पे एक कैफे में मिलने के लिए आया था जिनहो से, और जब वो इधर आता है तो उसके कपड़े काफी गंदे हो रहे होते हैं क्योंकि वो डंजन से डायरेक्ट इधर आया होता है। ये देखिए जिनहो काफी ज्यादा अमेज हो जाता है। अब ये लोग वही बात करना शुरू करते हैं कि जिनहो ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया था, ठीक है। और जब वो अपने डैड से बात कर रहा था तभी वहाँ पे म्योंगान आ गया और उसने सारी बातें बता दी जो भी रेड गेट के अंदर हुआ था, जिस वजह से जिनवू की सारी एबिलिटीज उसके डैड को पता चल चुकी है। ये भी पता चल गया है कि जिनवू ने व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर्स को बचाया था। तो जिनवू मन में कहता है कि ऐसा उसने क्यों किया होगा। तो जिनवू कहता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें अगर यूजन गिल्ड का मास्टर बनना है तो उसके लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तो जिनहो कहते हैं नहीं सर प्लीज अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, ठीक है ना। तो जिनवू यहाँ पे कहते हैं देखो यार जिनहो, मैं ये सीन यहाँ पे कट कर दिया जाता है दूसरी और दोबारा से हमें हेडक्वार्टर्स के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा यार ली मिनसुन नाम के बंदे का एक सीन दिखाया गया था हमें जहाँ पे वो रीअवेकन हो चुका था। इसी वजह से यहाँ पे काफी सारे फोटोग्राफर्स भी आ चुके होते हैं। जब मिनसुंग यहाँ पे गाड़ी में वेट कर रहा होता है और ये सारी चीजों का मजा ले रहा होता है ना, तभी यहाँ पे दो गाड़ियां और आती है और इसमें से चॉय जोंगिन और बेक युनहो निकलते हैं। अब यार ये दोनों काफी कमाल के हंटर्स हैं, ठीक है, इन्हें सब जानते हैं। अब यार इन रिपोर्टर्स को ऐसा लगता है कि बेक युनहो और चॉय जोंगिन भी मिस्टर ली मिनसुंग के लिए आए हैं, मतलब उन्हें रिक्रूट करने के लिए आए हैं, लेकिन बेसिकली इन दोनों को तो उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ संग जिनवू के लिए यहाँ पे आए होते हैं, ओके। लेकिन ये बात ये लोग रिपोर्टर्स को नहीं बताते, तो रिपोर्टर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये दोनों फिर यहाँ पे आए क्यों हैं, ओके। तो बेसिकली ये दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों की गिल्ड्स की मदद की थी संग जिनवू ने, और बेक युनहो बताता है कि भाई जो उसका गिल्ड था उसने काफी ज्यादा सफर लॉस किया है, मतलब उनके काफी बंदे मारे गए हैं, तो बेसिकली जिनवू को उसी की टीम में आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये दोनों तो बहसबाजी में लग जाते हैं। तभी यहाँ पे फील्ड गिल्ड का मास्टर आ जाता है जिसका नाम होता है लिम टाई ग्यू, और ये भी बंदा एस रैंक का ही होता है, ठीक है। ये बंदा आते साथ ही कहता है क्या बात है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या तुम लोग भी ली मिनसुंग को रिक्रूट करने के लिए आए हो। तो ये दोनों वैसे काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ली मिनसुंग से या जो भी उसका नाम है। तो लिम कहता है भाई यार इन्हें क्या हो गया। मिनसुंग यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ के भाई काफी खुश हो रहा होता है कि यार इतने बड़े बड़े बंदे भी मेरे को रिक्रूट करने के लिए आए हैं, जैसे कि चॉय जोंगिन और बेक युनहो। यार ये तो काफी कमाल की बात हो चुकी है। तो ड्राइवर बोलता है ठीक है फिर आपके इंटरव्यू का टाइम हो गया, आपको बाहर जाना चाहिए। मिनसुंग यहाँ पे जैसे बाहर निकलता है तो भाई फोटोग्राफर्स उसकी फोटो खींचना शुरू कर देते हैं और पीछे से जिनवू आता है वो देखता है कि यार यहाँ पे इतने सारे ये फोटोग्राफर्स क्या कर रहे हैं। अब वो तो पीछे खड़ा होता है भीड़ भड़के में, ऑब्वियसली बात है उसको अंदर जाना होता है क्योंकि उसको यहाँ पे ऑफिस में बुलाया गया था। तो जब वो इस लाइन को तोड़ के अंदर जाने लग जाता है तो एक बंदा आता है, वो कहता है ओए तुम एसोसिएशन से हो क्या, हो कौन तुम, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये लोग यहाँ पे जिनवू को बिल्डिंग के अंदर घुसने नहीं देते और मिनसुंग कहता है कि ये बंदा है कौन यार, बड़ा बेवकूफ है, सिक्योरिटी इसको लात मार के बाहर निकाल दे तो सही रहेगा। तो यार ये जो गार्ड टाइप होता है मिनसुंग का बंदा होता है, ये कहता है तुम ऐसे अलाउड नहीं हो, ठीक है ना, तुम ऐसे लाइन तोड़ के अंदर नहीं जा सकते, समझे। और यहाँ पे तुम्हें इन्वाइट भी किसने किया। तभी यहाँ पे गोगुन ही आ जाता है और वो कहते हैं कि किसने बोला कि इसको किसी ने इन्वाइट नहीं किया, ये हमारा गेस्ट है। और मिस्टर ली मिनसुंग आपको पता है ना कि ये प्रेस को बुलाने की इजाजत आपको किसने दी है। तो मिनसुंग कहता है हाँ हाँ सर मुझे पता है। तो यहाँ पे गुन ही जिनवू को अपने साथ लेके चला जाता है अंदर। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मिनसुंग का मेन ये प्लान ये था कि उसने मीडिया वगैरह को बुलाया था, एक काफी अच्छी खासी अटेंशन वो चाहता था, लेकिन भाई जिनवू ने आके सब कुछ मिट्टी में मिला दिया उसके लिए, ठीक है। अब वो सोचता है कि ये बंदा है कौन है, इसके बारे में पता लगाओ, मुझे पता लगाना है कि इसमें ऐसी क्या बात है जो गुन ही खुद उसको अपने साथ लेके गए हैं। और उसने मेरी स्पॉटलाइट भी मेरे से छीन ली, अब मैं क्या करूँ यार अपनी स्पॉटलाइट अपने ऊपर लेके आने के लिए फिर से। तो यार मिनसुंग कहते हैं ठीक है फिर गाइस मैं अंदर जाता हूँ और अपना शेड्यूल पता करके आता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है जिनचुल भी आ चुका होता है, वो कहता है कि अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि एक और हंटर का इवैल्यूएशन हो रहा है, ओके। और वैसे भी आपका इवैल्यूएशन तो 11 बजे शुरू होने वाला है, तभी आपको अलाउ किया जाएगा अंदर जाने के लिए। तो मिनसुंग गुस्सा हो जाता है, वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मतलब मेरे को आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा, क्यों। तो वो मन में सोचते हैं कि कहीं ये सब उसी बंदे की वजह से तो नहीं हो रहा है जिसको चेयरमैन अपने साथ लेके गए थे अंदर। अब रिपोर्टर्स यहाँ पे आ चुके होते हैं, भाई उसकी बेइज्जती हुई है बुरी तरह से यहाँ पे, क्योंकि भाई आधा घंटा और थोड़ा ना वेट करेगा वो यहाँ पे जिनचू से कहते हैं कि हे तुम्हें पता है ना दोस्त कि मैं हूँ कौन, मैं ली मिनसुंग हूँ, समझे, इकलौता ली मिनसुंग। तो जिनचुल कहता है हाँ तुम 11 बजे के बाद ही एंट्री कर पाओगे। तो मिनसुंग कहते तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें पता है यूजिन कंस्ट्रक्शन कौन है, हंटर एसोसिएशन के सबसे बड़े स्पॉन्सर है वो, और मेरे पिता ली वॉन ग्यू वाइस प्रेसिडेंट है यूजिन कंस्ट्रक्शन के। तुम्हें पता भी है तुम्हारे एसोसिएशन को कितना पैसा देते हैं हम लोग, तुम्हें तो अभी मेरे पैरों पे गिर के गिड़गड़ाना चाहिए, और इतने सारे कैमरास के सामने तुम मेरे को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। तो जिनचुल कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली यहाँ पे मिनसुंग बहुत ज्यादा शॉक हो चुका होता है, ठीक है। वो ये कहता है तुम सच में कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो ना, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। तो जिनचुल कहता है और तुम, अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूं तुम तैयार हो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मिस्टर ली। तो ये सुन के तो मिनसुंग शॉक हो जाता है। यहाँ पे हमें एसोसिएशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तो गुन ही बताता है कि चॉय जोंगिन और बेक युनहो दोनों के दोनों 2 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और ये काफी बड़ी बात है भाई, ठीक है ना। ये बड़े बड़े हंटर्स हैं यहाँ पे, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं किसी एस रैंक के हंटर को आए हुए इस दुनिया में, ठीक है ना। तो तुम 2 साल में पहले हो, और वैसे भी हंटर्स गिल्ड ने तुम्हारी स्ट्रेंथ को अपनी आंखों से देख लिया है और वो चाहते हैं कि तुम उनका गिल्ड ज्वाइन करो। तो यहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है कि आपका रीएवैल्यूएशन करने के लिए हमें आपका स्किल को कैटेगराइज करना होगा और देखना होगा हमें आपको किस क्लास में डालना है। तो
तो आपके स्किल्स हम देख सकते हैं क्या। तो जिन्हों दिखाता है अपने शैडो सोल्जर का सीन और ये लोग कहते हैं कि अच्छा तो तुम 20 समन कर सकते हो, क्या बात है। तो गुनी पूछते हैं कि बस इतना ही कर सकते हो ना तुम, मतलब एक ही ला सकते हो ना। तो यार जिन्हों मन में सोचता है कि ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोगों से एक्शन में देख चुके हैं तो छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे वो अपने काफी सारे सोल्जर्स को बाहर निकाल देता है और वो कहता है कि ऐसे मैं 100 और लेके आ सकता हूँ, ठीक है। और ये देख के तो सबके सब लोग शौक हो जाते हैं, कहते हैं ये तो नामुमकिन है भाई 100 और। बेक कहता है कि इसके अंदर तो कमाल की मैजिकल एबिलिटीज है, ये है असली संग जिनवू। मतलब लास्ट टाइम जब मैं उससे मिला था और अब दोनों में काफी अंतर हो चुका है, मतलब जमीन आसमान का फर्क हो चुका है भाई। इसकी स्ट्रेंथ पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बेक यहाँ पे जिनवू से बात करने के लिए सोचता है, लेकिन यार जिनवू कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो बेक कहता है कि अगर मैं होता तो तुम्हारी जगह वहां से नहीं जाता। तो जिनवू सोचता है इसका क्या मतलब है, लेकिन इतने में वो दरवाजा खोल देता है और सामने से यहाँ पे काफी सारे फोटोग्राफर्स आ जाते हैं उसकी फोटोज वगैरह खींचने के लिए। लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देते हैं उसका, ठीक है, क्योंकि वो भाई 2 साल में पहला एस रैंक का हंटर है और ये काफी बड़ी बात है। अब ये सब देख के तो जिनवू शॉक हो जाता है। यहाँ पे हमें जिना के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। उसकी कोई फ्रेंड उसे बताती कि हे जिना देखो तुम्हारा भाई टीवी पे आ रहा है। तो जिना कहती क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो टीवी पे कैसे आ सकता है। इधर हमें एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है 10 मिनट पहले का, कि 10 मिनट पहले क्या हो रहा था, मतलब जब जिनवू अंदर था तो बाहर क्या हो रहा था, वही सीन बताया जाता है हमें। तो यार मिनसुंग यहाँ पे अपनी रेपुटेशन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि भले आज मेरा रीएवैल्यूएशन है, लेकिन फिर चाहे मेरे को आज कोई भी रैंक मिले, मैं ली मिनसुंग प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक हंटर बन के लोगों की सेवा करूंगा। तो ये बात सुनकर रिपोर्टर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ली मिनसुंग रिटायर हो रहा है। तो यार मैं आपको बता दूं कि ली मिनसुंग एक काफी अच्छा खासा स्टार है और एक हंटर बनने के बाद वो ये स्टार पंथी छोड़ देगा, ये उसका कहना है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार है वो। तो ये सुन के ही यहाँ पे ये सारे के सारे रिपोर्टर्स पागल हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टर ली इतने कमाल के करियर को छोड़ के एक मामूली से हंटर बन जाएंगे, फिर चाहे उनको एक छोटी ही रैंक क्यों ना मिले। तो मिनसुंग मन में ये कहता है कि ये तो बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि मेरे को पहले से पता है कि मेरी रैंक ए होने वाली है और बस 2 साल के लिए, बस 2 साल के लिए मेरे को कई मिलियन मिलेंगे जिससे कि मैं फील्ड गिल्ड को प्रमोट कर पाऊं और इससे मेरी रेपुटेशन भी सुधर जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबके सब लोग काफी इंप्रेस हो जाएंगे कि कैसे मैंने फेम को छोड़ दिया और पैसे को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए। कितनी कमाल की स्टोरी है। तभी यहाँ पे ये जो रिपोर्टर्स होते हैं इनको कॉल पे न्यूज मिल जाती है कि भाई जो हंटर्स एसोसिएशन की वेबसाइट है वहाँ पे एक नया एस रैंक का हंटर अपडेट हुआ है जो कि कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है और उसका नाम रिवील हो चुका है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे फिर से जो भी उसने झूठ बोले हैं मिनसुंग ने, वो सबके सब मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि दोबारा से लोगों का ध्यान संग जिनवू की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो एस रैंक का हंटर है और ये बात पूरी मीडिया को पता चल चुकी होती है। अब ये सबके सब लोग समझ जाते हैं कि सुबह से यहाँ पे एसोसिएशन को बंद कर रखा था, इवैल्यूएशन सेंटर को बंद कर रखा था, वो मिनसुंग की वजह से नहीं था, वो एस रैंक के हंटर के लिए था, ठीक है। यहाँ पे टोटली पूरी तरह से मिनसुंग का खेल खत्म हो चुका होता है। ये सारे रिपोर्टर्स आगे बढ़ के इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं और मिनसुंग को तो पीछे धकेल देते हैं। भाई मिनसुंग कहता है भाई आज के दिन में लाता क्या एस रैंक के हंटर को दुनिया में आने का। यहाँ तक कि जो फील्ड गिल्ड का मास्टर होता है वो भी बोलता है कि मिस्टर ली मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। जिनवू के आते साथ ये सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं, उनको पहले से पता चल चुका होता है क्योंकि उनको न्यूज मिल गई थी। दूसरा यहाँ पे हमें माइनस टीम का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है कि क्या बात है संघ का नाम टीवी पे आ रहा है देखो। तो उसका जो दुश्मन सा था ना वो बंदा, वो तो चिढ़ता रहता है, वो कहता है कि देखा मुझे पता था कि वो एक क्रिमिनल है, चलो देखते हैं न्यूज में क्या कह रहे हैं उसके बारे में। तो बताया जाता है कि वो साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है संग जिनवू। तो ये सुन के तो उसके जो हेटरेड वाला बंदा था ना उसके होश उड़ जाते हैं। ये न्यूज काफी लोगों को मिली होती है और सबके सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर हमें जिन्हो के डैड का सीन दिखाया जाता है, उसको भी ये न्यूज मिल चुकी होती है कि जिनवू एस रैंक का मेज टाइप हंटर है, ठीक है। मेज मतलब मैजिकल यूजर, ठीक है, मैजिक यूज कर सकता है। तो वो जिन्हो से पूछते हैं कि क्या तुम उसको रिक्रूट कर पाए हमारे गिल्ड के लिए। तो जिन्हो कहता है मुझे माफ करना डैड, मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाया। जिन्हो ने मुझे बताया कि वो अपना एक खुद का गिल्ड बनाने वाला है और वो चाहता है कि मैं उसे वाइल्ड गिल्ड मास्टर की तरह ज्वाइन करूं अगर मैं चाहूं तो। उसके डैड कहते हैं कि हाँ, तुम्हें पता है कि मैंने यूजिन गिल्ड की शुरुआत क्यों की। तो जिन्हो कहते हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट है। तो उसके डैड कहते हैं देखो यार हमारे पास काफी सारा पैसा है जिससे कि हम कई जनरेशन तक जी सकते हैं, वो भी अच्छी खासी जिंदगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा रिस्क लूंगा इस चीज के लिए, गिल्ड बनाने के लिए? मैंने ये गिल्ड इसलिए बनाने का सोचा क्योंकि मैं हमें प्रोटेक्ट करना चाहता था। दिन पे दिन हंटर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे दुश्मन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। हर देश में ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको नेशनल लेवल हंटर्स कहा जाता है, जो कि एस रैंक के हंटर्स से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और छोटी छोटी कंट्रीज में ऐसे हंटर्स ना राजाओं की तरह रहते हैं। तो हम अपने लीगल सिस्टम और गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते कि वो ही हमेशा हमें आके बचाए। इस वजह से मैंने अपना खुद का गिल्ड शुरू किया, पैसा या फिर कनेक्शन बनाने के लिए नहीं, ऐसे हंटर्स ढूंढने के लिए जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके। और ऐसा लगता है कि तुमने एक को ढूंढ भी लिया है, तो ठीक है, फिर मेरा अप्रूवल है कि तुम यूजिन गिल्ड के लीडर बन सकते हो। उसे आगे बढ़ाओ और नाम रोशन करो यूजिन गिल्ड का। ताकतवर हंटर्स को इकट्ठा करना शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर में वो सारे के सारे हंटर तुम्हारे सबसे वैल्यूएबल एसेट होंगे। तो जिन्हों कहते हैं शुक्रिया फादर, लेकिन मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं जिनवू के गिल्ड को ज्वाइन करने वाला हूँ। अब जिनवू सोचता है कि ये सारे के सारे रिपोर्टर मेरे सामने क्यों आके फोटोज खींच रहे हैं, भाई ली मिनसुंग की क्यों नहीं खींच रहे। तो ये सबके सब लोग तो अपने क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे बेक आता है, वो कहता है कि इन लोगों से निपटने में तुम काफी ज्यादा थक जाओगे, तो चलो फिर ठीक है घर चलते, मेरे साथ चलो। लेकिन
लेकिन यहाँ पे पलक झपकते जिन्वू गायब हो जाता है और इस क्राउड के पीछे आ चुका होता है। भाई ये स्पीड देख के रिपोर्टर्स तो शॉक हो ही जाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे बेक यून हो भी शॉक हो जाता है। इसके साथ साथ चोय जोंग ने ये चीज देखी होती है, वो कहता है क्या बात है, भले ये एक मेज टाइप का हंटर है लेकिन इसके अंदर काफी कमाल की एथलेटिक एबिलिटीज है। ये देख के यहाँ पे बेक तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, भाई मुझे पता था वो ताकतवर है, उसके अंदर कमाल की स्ट्रेंथ है। पिछली बार जब मैं उससे मिला था उसकी माना लेवल्स काफी कमाल के थे, मुझे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन उस समय वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक ऐसा हंटर है जो कि हमेशा लेवल अप कर सकता है और भी ज्यादा ताकतवर बनते रह सकता है। अब यार ये बात तो पूरी न्यूज में फैल चुकी होती है, पूरे देश में फैल चुकी होती है कि जिन्वू एस रैंक का हंटर बन चुका है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। तो ये न्यूज यहाँ पे डोंगसू भी देख लेता है, अब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आपको याद ही होगा, ठीक है ना। तो उसे काफी चिढ़ मचती है, वो कहता है अच्छा ये बंदा अभी तक जिंदा है। दूसरे यहाँ पे हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है, ये एक एक्सपर्ट होता है आर्टिफैक्ट्स का, ठीक है। तो जिन्वू यहाँ पे वो क्रिस्टल बॉल लेके आया होता है उसके पास, उससे पूछने के लिए कि इसका क्या सीन है। तो इसका मेजरमेंट जब वो करता है तो उसे पता चलता है कि इसका एम्पलीफिकेशन रेट 100% है, जबकि ज्यादातर जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना उनका एम्पलीफिकेशन रेट हाईएस्ट 50% होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि मिस्टर चोय जोंगिन इसके काफी अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं। वो पूछता है कि ये आइटम तुम्हें मिला कहाँ से, तो जिन्वू बताता है कि ये डंजन से मिला उसको। ओके, तो ये बंदा बताता है कि ठीक है फिर हम इसका ऑक्शन कर सकते हैं और आपको काफी अच्छा खासा प्राइस मिल सकता है। तो जिन्वू कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। जिन्वू मन में कहता है कि उसको जल्दी से जल्दी डीमन कासल को क्लियर करना होगा जिससे कि वो होली वाटर ऑफ लाइफ पा पाए, लेकिन जो कासल के अंदर फ्लेम्स है ना उससे बचने के लिए उसे काफी अच्छा खासा आर्टिफैक्ट चाहिए। तो यही बात वो यहाँ पे इस बंदे को बताता है कि आग के खिलाफ कोई अच्छा आर्टिफैक्ट मिलेगा उसको। तो ये बंदा कहता है क्या आग? जिन्वू कहता है क्या हुआ, उसे ढूंढना मुश्किल है क्या, क्योंकि मैंने ऑनलाइन वो चेक किया था तो कहीं पे भी मिला नहीं। तो ये बंदा बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कुछ ज्यादा महंगे होते हैं लेकिन आसानी से मिल जाता है अगर तुम ढूंढना चाहो तो, ऑनलाइन इसलिए उनको शो नहीं किया जाता। फायर टाइप का जो मैजिक होता है वो काफी ज्यादा कॉमन है अटैक करने के लिए। तो जिन्वू कहता है वैसे बात तो सही है क्योंकि मिस्टर सॉन्ग और चोय जोंग इन दोनों फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, इवन उसकी शैडोज टस्क वगैरह और मेजेस भी फायर टाइप का मैजिक इस्तेमाल करते हैं। जब ये लोग अंदर आते हैं यहाँ पे काफी सारे वेपन्स आर्मर्स वगैरह रखे हुए होते हैं, ठीक है। जिन्वू कहता है कि बस इतने पतले से ग्लास के पीछे इतनी महंगी चीजें रखी हुई है, मतलब कोई खतरा नहीं है इसमें सिक्योरिटी मेजर्स। तो ये बंदा बताता है कि नहीं, इस ग्लास के अंदर काफी खतरनाक माना है और इसको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, एक ए रैंक का हंटर ही इसको तोड़ सकता है। और मानो ना मानो तुम चाहो तो इस ग्लास को क्रैक करने की कोशिश कर सकते हो, अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो मुफ्त में दे दूंगा, ठीक है। तो जिन्वू तो तैयार हो जाता है, वो कहता है हाँ एनर्जी तो मेरे को फील हो रही है लेकिन मैं शायद इसको तोड़ सकता हूँ। यहाँ पे वो उसे तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन ये बंदा उसे रोक देता है, कहता है अरे अरे मजाक कर रहा था भाई मैं, अगर तुमने इसको तोड़ा तो सारे के सारे हंटर्स भागते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो ये बंदा मन में कहता है क्या इसने तो बोला था ना ये मेज टाइप का हंटर है, भाई तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया इसके अंदर इसको तोड़ने का, क्योंकि यार मैं तुम्हें बता दूं तो मेज साइड में रह के लड़ते वो असैसिन टाइप नहीं होते जो आगे रह के लड़े, ठीक है। तो इसी वजह से ये बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो गया लेकिन इसको नहीं पता जिन्वू ऑल इन वन है। ओके, तो जिन्वू कहता है ठीक है फिर मेरे को कोई अच्छा सा वेपन दिखाओ जैसे कुछ डैगर जैसा। ओके, अब जब जिन्वू ऐसे जाता है तो ये बंदा नोटिस करता है कि ग्लास के अंदर ना क्रैक आ चुका है। वो सोचता है ये कब हुआ, मतलब इस बंदे ने तो ग्लास को टच भी नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसने किया हो, लेकिन भाई हमें पता ही है जिन्वू के ऑरा से ही यहाँ पे वो ग्लास चटक गया। ओके, तो यहाँ पे उसको डैगर्स दिखाए जाते हैं। एक डैगर ये होता है जो उसको काफी पसंद आता है, ये 30 मिलियन वॉन का होता है भाई, काफी महंगा, लेकिन इसकी डिफिकल्टी फिर भी बी रैंक की या फिर उससे कम की होगी। ओके, मतलब जो कसाका का फैंग था ना उसके बराबरी का होगा ये। वो यहाँ पे अपने वाले डैगर का दाम उससे पूछता है तो उसे बताया जाता है कि ये 100 मिलियन से भी ज्यादा का होगा और ये तो उसको शॉप से मिला था 2.8 मिलियन गोल्ड पे। तो भाई देख रहे हो ना तुम, इससे अच्छा तो ये है कि वो शॉप से ही चीजों को बाय कर ले, अपना जो उसका नोटिफिकेशन दिखाता है ना वहां से। इवन जो जिन्हो का सूट था वो भी मिलियंस में कॉस्ट कर रहा था और ये वाली तो बात है कि यार उसका कोई मतलब नहीं बनता अपनी चीजों को यहाँ पे बेचने का, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें बेक यूनो का सीन दिखाया जाता है, वो इस बात पे विचार कर रहा होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसा हंटर जो कि हमेशा और ताकतवर बनते जा सकता है। उसे पूरे यकीन है कि जब वो रेड गेट पे उससे मिला था ना तब जिन्वू उससे थोड़ा कमजोर था लेकिन अब वो पूरी तरह से ताकतवर बन चुका है। ऐसा लगता है कि फिर चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं उसे चेस करने की, लेकिन जिन्वू हमेशा ताकतवर होता जाएगा और ज्यादा। उसे जरूरत ही क्या है किसी की गिल्ड को ज्वाइन करने की जब वो खुद का ही गिल्ड बना सकता है। तो जब तक वो आगे बढ़ता रहेगा वो हमेशा नंबर 1 रहेगा। ऐसा लगता है कि चोय जोंगिन और ये दोनों ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे बस। तो यहाँ पे हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। इधर ये वाली न्यूज इन लोगों को जब मिली होती है ना ये काफी ज्यादा हाइप अप हो चुके होते, काफी खुश हो चुके थे। ये कहता है कि भले मिस्टर बेक ने हार मान ली हो, वो संग जिन्वू के पीछे ना जाना चाहते हो, लेकिन मैं उन्हें कन्विंस करके रहूंगा और व्हाइट टाइगर गिल्ड के अंदर शामिल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जिन्वू के घर का सीन दिखाया जाता है। जिन्हा यहाँ पे खिड़की के पास बैठ के बोलती है कि जिन्वू यार रिपोर्टर्स अभी भी हमारे बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं। तो ये लोग कहते हैं अरे अरे वो बोरी। तो यहाँ पे जिन्हा छुप जाती है नीचे, ठीक है। तो जिन्वू कहता है क्या हुआ, नीचे जाकर उन्हें कुछ बोलूं? तो जिन्हा कहते नहीं कुछ मत बोलो, तुम्हें वैसे तुम्हारी रेपुटेशन इतनी खराब हो गई, तुम्हें इतने हेट कमेंट्स मिल रहे हैं इंटरनेट पे और उसमें आग मत डालो। तो जिन्वू कहता है क्या हेट कमेंट्स, क्यों, मैंने क्या किया ऐसा? तो जिन्हा कहती है कि तुम्हें याद नहीं तुमने रिपोर्टर्स को इग्नोर किया और वहां से भाग गए थे तुम, और वैसे भी जो बाहर लोग हैं उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाहर में जाने दो उन्हें। तभी यहाँ पे दरवाजा खटखटाया जाता है, जिन्वू देखने के लिए जाता है और उसे लगता है कि रिपोर्टर्स होंगे। वो कहता है कि अब इनकी वाट लगाता हूँ मैं, जो भी होगा। जैसे वो दरवाजा खोलता है और कहता है कि ओए ये बंद नहीं करोगे तुम, लेकिन इतने में वो देखते सामने जिन्हो खड़ा होता है। वो कहता है कि
सर मेरे को मेरे बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। तो जिन्हो कहता है मुझे तो लगता था कि तुम्हारी खुद की जगह है, तुम्हारा खुद का अपार्टमेंट था ना। तो जिन्हो बताता है कि नहीं, वो भी मेरे डैड के नाम पे था, उन्होंने हर जगह से मेरे को बाहर निकाल दिया, प्लीज एक फेवर है, क्या मैं आपके घर पे रह सकता हूँ। तो जिन्हो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। जिन्हा कहती क्या हुआ, उसे जानते हो तुम? तो जिन्हो कहता है ना, उस बंदे को तो मैंने कभी देखा ही नहीं पहले। तो जिन्हो यहाँ पे दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। दूसरा यहाँ पे हमें जिन्हो के घर का सीन दिखाया जाता है। अब यार उसके डैड की वाइफ बोलती है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं होगे जिन्हो के ऊपर। तो उसके डैड बोलते हैं नहीं, मेरे ख्याल से मुझे और हार्श होना चाहिए था उसके ऊपर, मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की जिससे कि वो खुद का रास्ता चुन सके, लेकिन उसने क्या डिसाइड किया कि किसी और के लिए काम करेगा वो। शिट यार, क्या अजीब सी चीज है। तो यहाँ पे वो देखते हैं अपनी वाइफ को, तो उसको दो दिख रहा होता है सब कुछ, और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है जिससे कि वो नीचे कोलैप्स हो जाता है। ओके, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा जल्दी से जल्दी, मतलब देखते हैं यार। पिछली वीडियो पे काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया आपने, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड 2 दिन के अंदर ही लेके आ जाऊं। अब देखते हैं यार इस वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं, उस हिसाब से